Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 9th, subject science, chapter 2, is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध हैं? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? For a common person, pure means having no adulteration. But for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं. For example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. जैसे दूध जो है जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है. देखिए, हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं क्या वह शुद्ध हैं, ये हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं. तो हमने देखा कि हमारे लिए, साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है. जैसे दूध को ही लीजिए, दूध हम क्या देखते हैं कि दूध में जल ना मिला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए दूध ऑलरेडी मिश्रण है. क्या मिला है उसमें? जल मिला है, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है. तो हम आगे देखेंगे कि मिश्रण क्या है. अभी ये मिश्रण क्या है, आइए हम वो देखते हैं. What is a mixture? What is a mixture? मिश्रण क्या है? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. मिश्रण, जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है. क्या होता है मिश्रण? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है. देखिए, हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. देखिए, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है. मीन्स चीनी जो है वो एक पदार्थ है क्योंकि इसमें एक ही अवयव रहता है और इसका यौगिक भी समान रहता है. लेकिन यदि हम चीनी को जल में मिला दें तो वह हमारा मिश्रण बन जाएगा, क्योंकि उसमें चीनी और जल दो चीजें हैं. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं. Therefore we can say that a mixture contains more than one substance. मीन्स मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं. आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. देखिए, मिक्सचर में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, तो सभी पदार्थ एक ही प्रकार के तो नहीं हो सकते, वो सभी अलग अलग प्रकार के होंगे. देखिए, क्योंकि मिक्सचर एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये कई प्रकार का हो सकता है. अर्थात हमारे मिश्रण के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार हो सकते हैं. तो देखिए, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures. अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है. इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं. मिश्रण में जो अवयव रहते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति कई प्रकार की होती है, तो मिश्रण के भी कई प्रकार हो सकते हैं. फिर भी मोटे तौर पर हम इन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. एंड दीज 2 टाइप्स आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर्स मीन्स होता है
समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मीन्स होता है विसमांगी मिश्रण। देखिए अब हम समांगी मिश्रण का उदाहरण देखते हैं। जैसे हम जल में चीनी को मिला दें या नमक को मिला दें तो चीनी या नमक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का उदाहरण देखते हैं। यदि हम नमक में लोहे की छीलन मिला दें तो वो दोनों एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, अलग अलग दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। देखिए यदि हम तेल में पानी मिला दें तब भी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही रहता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर लर्निंग दैट व्हाट इज अ सॉल्यूशन। विलयन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, अर्थात इसमें हम दो या दो से अधिक जितने भी पदार्थ मिलाएं वह मिल जाने चाहिए, एक दूसरे में अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, तभी हम उसे सॉल्यूशन या विलयन कह सकते हैं। You come across various types of solutions in your daily life. अब प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। लेमोनेड, सोडा वाटर एटसेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। But we can also have solid solutions, alloys. लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। देखिए हमने नींबू जल और सोडा जल से विलयन को समझ तो लिया, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। अब ठोस विलयन क्या होते हैं? जैसे हमारी मिश्र धातुएं रहती हैं तो वो उनमें धातुएं मिली होती हैं, अर्थात वो ठोसों का मिश्रण होते हैं, तो वह ठोस विलयन हो गया। और जो गैसीय विलयन रहता है, जैसे वायु रहती, वायु कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? गैसीय विलयन कह सकते हैं। तो आइए अब हम मिश्र धातु देखते हैं, मीन्स alloys. Alloys are homogeneous mixtures of metal and cannot be separated into their components by physical methods. ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। But still an alloy is considered as a mixture. लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। देखिए जो मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे पीतल रहता है, पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण रहता है, इसमें जिंक 30% एंड कॉपर 70% रहता है। तो हम पीतल से जिंक और कॉपर को अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण तो है। इट मीन्स हम इसे मिश्र धातु कह सकते हैं और मिक्सचर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो धातुओं का मिश्रण है। देखिए हमने देख लिया है कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन क्या होता है। अब हम देखते हैं अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। अर्थात किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है, मीन्स इसके टू पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब देखिए हम सॉल्यूट किसे बोलते हैं एंड सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। देखिए विलयन रहता है हमारा, उसमें दो घटक रहते हैं, तो जो घटक उसमें ज़्यादा होगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं या
विलायक कहते हैं। The component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called the solute। अब उस विलयन में जो हमने कम मात्रा में मिलाया था उसे हम सोल्यूट या विलेय कहते हैं। जैसे हमने पानी में शक्कर को मिलाया तो हमने 1 चम्मच शक्कर मिलाई और 1 गिलास पानी लिया, तो हमारा जो पानी है वो ज़्यादा है तो वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट या विलायक, और जो हमारी शक्कर है वह हमारी हो जाएगी सॉल्यूट या विलेय। आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन देखते हैं, अर्थात विलयन के गुण। तो क्या क्या गुण होते हैं विलयन में? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी से अर्थात इसमें हम जो भी पदार्थ मिलाते हैं वह इसमें पूरी तरह मिल जाते हैं, अलग अलग नहीं दिखते। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायामीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। इट मीन्स हम सोच सकते हैं कि विलयन के कण कितने छोटे होंगे। 10⁻⁹ मीटर इतने छोटे होते हैं, इसलिए वे हमें आँख से नहीं दिखते। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution. अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is, a solution is stable. छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात हम इस सॉल्यूशन को यदि छाने तो हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें जो पदार्थ मिले हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। यदि हम विलयन को शांत छोड़ दें 10 या 15 मिनट के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे हमने शक्कर घोली है तो शक्कर नीचे बैठ जाएगी, नहीं। शक्कर जो घुल गई है वह अभी भी जैसी है वैसी ही थोड़ी देर बाद भी हमें वैसी ही दिखेगी, अर्थात इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात सॉल्यूशन स्थायी है, स्टेबल है। नाउ वी आर लर्निंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। In activity 2.2, we observed that groups A and B obtained different sets of solutions. क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह A और समूह B के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन हैं, अर्थात एक का रंग गहरा है और एक का रंग हल्का है। So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. हम जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं, अर्थात विलेय की मात्रा अलग होती है और विलायक की मात्रा अलग होती है। जैसे यदि हम शुगर को वाटर में मिलाएं तो शुगर को हम 1 चम्मच डालेंगे और वाटर को हम 1 गिलास लेंगे, तो हो गई ना हमारी अलग अलग क्वांटिटी। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है, अर्थात हमने जो शुगर घोली है वाटर में उसके आधार पर हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसे डिल्यूट अर्थात तनु, कॉन्सेंट्रेटेड अर्थात सांद्र या सैचुरेटेड अर्थात संतृप्त विलयन कह सकते हैं।
dilute and concentrated are comparative terms. तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, अर्थात यदि हम तनु और सांद्र की तुलना करें तो तनु विलयन पतला होता है और सांद्र विलयन गाढ़ा होता है, अर्थात जो सांद्र विलयन रहता है वो तनु की तुलना में गाढ़ा होता है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। देखिए, यदि हमने शुगर को पानी में घोला है तो जो विलयन है उसकी सांद्रता कितनी है उसे हम कैसे निकालेंगे। ऊपर हम शुगर की मात्रा लिख देंगे और नीचे शुगर प्लस वाटर की टोटल मात्रा लिखेंगे तो हमें विलयन की सांद्रता मिल जाएगी। देखिए, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसमें जो हमारा सॉल्ट दिया है वो हमारा सॉल्यूट है 40 ग्राम और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है वो है हमारा 320 ग्राम। तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं टोटल, तो हमारा आता है 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू 360 ग्राम। अब हम निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात जो विलयन की सांद्रता होती है वो। तो ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 का इंटू हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। तो ऊपर हमने सॉल्यूट का लिख दिया 40, नीचे लिख दिया हमने 360, टोटल विलयन का जो हमारा मास था उसे हमने लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 11.1%। तो इस तरह से हम विलयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ वी आर रीडिंग व्हाट इज अ सस्पेंशन। निलंबन क्या है? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। Particles of a suspension are visible to the naked eye. ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, अर्थात इसमें हम जो विलयन बनाते हैं उसमें विलेय के कण अलग दिखते हैं। जैसे यदि हम पानी में चौक के कणों को घोल दें, चौक के चूर्ण को घोल दें, तो चौक को हम घोलेंगे तो चौक की वजह से पानी सफ़ेद तो हो जाएगा लेकिन चौक के कण जो रहते हैं वो हमें दिखते रहते हैं उसमें। तो ये हमारा बन जाता है निलंबन। और इसके जो कण रहते हैं उन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, निलंबन के गुण। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी अर्थात इसमें जो भी पदार्थ हम मिलाते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। The particles of a suspension can be seen by the naked eye. ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, अर्थात निलंबन जो रहता है उसमें हम जो भी पदार्थ मिलाते हैं तो उसमें विलेय के कण हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। जैसे हमने पानी में चौक को घोला तो हम चौक के कणों को अपनी आँखों से देख सकते हैं, अर्थात ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible.
ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अर्थात ये कण जो रहते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने विलयन बनाया और उसे हम 10-15 मिनट के लिए रख दें तो उसमें जो कण रहते हैं विलय के वो नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात हम इसे छानकर अलग कर सकते हैं। Now, what is a colloidal solution? अर्थात कोलाइडल विलयन क्या है? The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, अर्थात जो कोलाइड विलयन रहता है उसमें जो भी पदार्थ हम घोलते हैं तो उस विलय के कण विलयन में समान रूप से घुले रहते हैं। Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। But actually, a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. लेकिन वास्तव में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं। But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। देखिए, कमरे में जो धूल और कार्बन के कण रहते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, इस वजह से टिंडल प्रभाव बन जाता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। वहाँ कैसे बनता है टिंडल प्रभाव? वहाँ जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। देखिए, इसमें ये लाइट बीम का दिखाया गया है एंड इस पिक्चर में यू कैन सी दैट ये जंगल का टिंडल प्रभाव दिखाया गया है। द टिंडल इफेक्ट। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह एक विषमांगी मिश्रण है, अर्थात इसमें जो भी हम पदार्थ घोलते हैं वह अलग अलग दिखते हैं। The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। देखिए, विषमांगी मिश्रण होता है, अर्थात इसके जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में घुलते हैं, लेकिन ऐसे घुलते हैं कि हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण ही होता है। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। They do not settle down when left undisturbed. That is,
a colloid is quite stable. जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किए जा सकते। But a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा अलग किए जा सकते हैं। देखिए, जो कोलाइड के कण रहते हैं, जो कोलाइड विलयन हमारा बनता है ना, उसे हम आँखों से नहीं देख सकते और ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है और ये प्रकाश की किरणों को भी फैला देते हैं। इनको हम छानन मीन्स हम इनको छान कर अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक इसकी स्पेशल मेथड होती है अपकेंद्रीयकरण, उसके द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। थैंक यू। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अर्थात मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। देखिए, अभी तक हमने मिश्रण को बनाना सीखा है, लेकिन यदि हमें बनाया हुआ मिश्रण दे दिया जाए और उसकी क्वालिटी हमसे पूछी जाए तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए हमें पहले मिश्रण जिन घटकों से बना है उन घटकों को हमें अलग करना पड़ेगा, फिर उन घटकों का हम अध्ययन करेंगे, तभी हम बता पाएंगे उनकी क्वालिटीज़। तो हम मिश्रण से घटकों को कैसे अलग करते हैं, उन विधियों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. अर्थात हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो हमें शुद्ध दिखते तो हैं, लेकिन वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। जैसे हमें गाय ने दूध दिया, अब हमने उसमें पानी नहीं मिलाया, जैसा था वैसा ही है, लेकिन वो फिर भी रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है और वसा भी है, दोनों का मिश्रण है वो। तो अर्थात दूध रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं है। Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. देखिए, मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. अलग करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्रयोग में भी ला सकते हैं। देखिए, जो विषमांगी मिश्रण होता है वो साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हम उसे हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं, छन्नी से छान कर भी अलग कर सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। जैसे यदि हमारी दाल में कंकड़ वगैरह हो तो हम उसको हाथ से बीन कर अलग कर देते हैं, लेकिन जो समांगी मिश्रण रहते हैं उनको हम ऐसे नहीं कर सकते अलग। तो देखिए, कभी कभी मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है, तो उन्हीं तकनीकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन colored component dye from blue/black ink, अर्थात रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें ये पूछा है कि जो रंग वाला घटक होता है, जैसे डाई होती है, उसे हम नीले या काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम आपको समझाते हैं। आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है? उसके लिए आपको आधा बीकर जल लेना है और बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखना है। कैसे? ये जैसे इसमें रखा हुआ है, देखिए।
ये इस पर लिखा भी हुआ है वॉच ग्लास। अब बीकर को गर्म करना शुरू करना है। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। देखिए ये जो ऊपर वेपोरस लिखा हुआ है ये वाष्पीकरण हो रहा है। अब वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। देखिए हमने गर्म करना शुरू किया और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वॉच ग्लास पर हमें कोई चेंज ना दिखाई दे। इसे हम ध्यान से देखते हैं और प्रेक्षित करते रहते हैं। लास्ट में हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। जो स्याही है उसे जल में मिलाया हुआ है तो क्या बन गया है, मिश्रण बन गया है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अर्थात we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। How can we separate cream from milk? आपने देखा होगा कि घी रहता है, छाछ रहता है और मक्खन भी रहता है। क्या आपने कभी इसकी मेथड के बारे में जाना है कि ये बनाए कैसे जाते हैं? तो देखिए इसे यदि हम प्रयोगशाला में इसको बनाना चाहें तो हम एक परख नली में दूध लेते हैं और उसे अपकेंद्रीय विधि से बनाते हैं और इसे हम घर पर कैसे बनाते हैं वो हम सीखते हैं। पहले हम दूध को रख देते हैं। जब वह दही बन जाता है तो उस दही को हम एक बर्तन में लेते हैं, उसे हम मथानी बोलते हैं। उस मथानी में एक यंत्र रहता है, उसे हम अपकेंद्रीयकरण यंत्र कह सकते हैं या साधारण भाषा में हम उसे अराई भी बोलते हैं। तो उससे हम घुमाते हैं उसे दोनों दिशा में। एक दिशा में नहीं घुमाना है, दोनों दिशा में घुमाना है, तभी उस पर ऊपर बुलबुले उठेंगे। जो बुलबुले उठते हैं तब भी हम उसे घुमाते रहते हैं। जब बहुत सारे बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं तब हम उनको निकाल लेते हैं, एक बर्तन में रख लेते हैं। जब ये बर्तन में बहुत सारी हो जाती हैं, मीन्स हमारा वो मक्खन रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, तब हम उसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद हमें घी प्राप्त हो जाता है और बुलबुले निकाल लिए हमने। बाकी जो मथानी में बचा था वो हमारा छाछ बन जाता है। तो इस प्रकार हमें छाछ, मक्खन और घी तीनों प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों हमें जिस विधि से प्राप्त हुए उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीयकरण विधि या सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस यानी इस विधि का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अर्थात अनुप्रयोग। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। देखिए आपने कभी ब्लड टेस्ट तो करवाया ही होगा और यूरिन का टेस्ट भी होता है। तो वो कैसे होते हैं? वो इसी मेथड से होते हैं, अर्थात जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। आपने देखा होगा कि जो वॉशिंग मशीन रहती है उसमें कपड़े सूख भी जाते हैं। तो वो कैसे सूखते हैं? अपकेंद्रीयकरण विधि द्वारा ही सूखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अर्थात दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने तेल और पानी को मिला दिया तो मिश्रण तो है लेकिन अघुलनशील है, दोनों एक दूसरे में
घुल नहीं रहे हैं। तो उन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा उसे सीखते हैं। एक कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से अलग करने का हम प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे? मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में हम डालेंगे, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, ये सेपरेटिंग कीप। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देंगे ताकि जल तथा तेल की अलग अलग परत तैयार हो जाएं। आप जानते ही हैं कि जो तेल रहता है वो जल के ऊपर तैरता है, तो थोड़ी देर में जो तेल है वो सारा पानी के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो पृथक्करण कीप रहती है उसका स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लेंगे। जैसे देखिए ये नीचे इसमें स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, इसमें लिखा भी है जैसे ये दिस इज स्टॉप कॉर्क। ठीक है, ये वाटर है हमारा और ये हमारा केरोसिन है। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को हम बंद कर देते हैं। हमने पानी को निकाला है, हमने जैसे ही पानी को निकाला तो तेल भी नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही तेल हमारा निकलने को तैयार हुआ उसके पहले ही हम स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। तो हम देखते हैं आगे कि इस मेथड का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अनुप्रयोग अथवा एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग से मतलब रहता है कि हम इस मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में, जो धातु शोधन होता है तो उसमें लोहा अलग किया जाता है, वो इसी मेथड से किया जाता है। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं और उन अलग अलग परतों से हम अलग अलग पदार्थ को निकालकर इन अघुलनशील पदार्थों को अलग कर लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम देखते हैं। We have learned in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित ना होने योग्य अशुद्धियों, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में नमक है, से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन और एंथ्रेसीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेपथलीन एंड एंथ्रेसीन। देखिए इसमें ये दिखाया गया है इसका डायग्राम। इसमें ऊपर ये कॉटन प्लग लगा है, नीचे ये इन्वर्टेड फनल है, मीन्स ये उल्टी रखी हुई कीप है, और ये जो कोने में दिखा है ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है। ये लेफ्ट साइड जो सर्कल दिया हुआ है इसमें है हमारा अमोनियम क्लोराइड की वाष्प, एंड जो नीचे दिया गया है बॉक्स उसमें लिखा है अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण। अर्थात ये जो नीचे दिया गया है हमारा, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण है, और ये जो इस साइड दिया गया है, ये जो नीचे रखी हुई है वो चीनी मिट्टी की प्याली है, या इसे हम चाइना डिश भी बोल सकते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, अर्थात क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो देखिए इसे भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, छन्नक पत्रक की एक पतली परत लेते हैं। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। देन उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखेंगे, जैसे इसमें ये दिखाया गया है आपको स्पॉट ऑफ इंक, इसमें जो पिंक कलर में दिखाया गया है और उसमें लिखा है कि हमें काली स्याही की रखना है। जार, बीकर या परख नली में जल लें, उसमें इस छन्नक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही जल छन्नक पत्रक पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें और अवलोकन को लिखें। जो स्याही हमने यूज़ की उसमें जल विलायक के रूप में है, अर्थात सॉल्वेंट है हमारा क्या, पानी, तथा डाई हमारी सॉल्यूट है, अर्थात विलेय है। जैसे ही जल छन्नक पत्रक पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ लेता है। Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated. रंग वाला जो घटक जिसे जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। This process of separation of components of a mixture is known as chromatography. मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। टू सेपरेट अर्थात कलर्स इन अ डाई, डाई में रंगों को अलग करने में, जैसे कि हमने अभी किया, डाई से रंग को अलग किया ना हमने। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, जो हमारे नेचुरल कलर्स रहते हैं उनमें से हम पिगमेंट को अलग करते हैं। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में, जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनके ब्लड से ड्रग को अलग किया जाता है, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। अभी तक हमने अघुलनशील द्रवों को अलग किया था, अब हम घुलनशील द्रवों को मिश्रण को अलग करेंगे। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से अलग करने का प्रयास करते हैं। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मामीटर। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेंगे, इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे। अरेंज द apparatus as shown in fig 2.9। उपकरण को हम जैसे चित्र में दिया गया है वैसे ही व्यवस्थित करेंगे, जैसे ये इसमें दिया गया है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर को देखते चलेंगे। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। This method is called distillation. It is used for the separation of components of a mixture containing 2 miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। इस विधि का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऐसे मिश्रण को अलग करने में करते हैं जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है, और इस विधि को हम क्या कहते हैं? आसवन। इस विधि को हम कहते हैं आसवन। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए वायु जो रहती है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण रहती है,
तो मिश्रण तो वो भी है, तो हमें वायु के मिश्रण से अब गैसों को अलग करना है। तो चलिए हम करते हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। द फ्लो डायग्राम 2.11 shows the steps of the process। ये डायग्राम जो हमें दिखाया गया है इसमें इसकी प्रोसेस दिखाई गई है। देखिए, सबसे पहले दिया है एयर यानी कि वायु, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना है। मीन्स हमें पहले वायु लेना है, उसके बाद उसका दाब बढ़ाना है और तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना है। देन हमें क्या करना है, द्रवीय वायु मिल जाएगी। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना है। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। देन ये जो क्वथनांक दिया गया है और नीचे दिया गया है % एयर बाय वॉल्यूम, अर्थात वायु प्रतिशत आयतन में। तो जो ऑक्सीजन रहती है वो -180 डिग्री सेल्सियस पर 20.9% हमें मिल जाती है। देन ऑर्गन मिलती है हमें -186 डिग्री सेल्सियस पर 0.9%। नाइट्रोजन मिलती है 196 डिग्री सेल्सियस पर 78.1%। इन दिस वे वी कैन सेपरेट gases from air. If we want oxygen gas from air, figure 2.12, we have to separate out all the other gases present in the air। देखिए, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु से दूसरी गैसों को अलग करना होगा, जो हमें दिखाया गया है डायग्राम 2.12 में। ये इसमें ये है हमारा ऑक्सीजन को अलग करने की प्रोसेस या सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये वायु से गैसेस को अलग करने की प्रोसेस है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन की। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अर्थात किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। For this, we will do an activity 2.9. Take some approximately 5 gram impure sample of copper sulfate in a china dish। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना है। Dissolve it in minimum amount of water। जल की न्यूनतम मात्रा में से घोल देना है। अशुद्धियों को छान लेना है। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से अलग करना है। विलयन को छन्नक पत्रक से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वी विल रीड एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोसेस। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, जो समुद्र जल से हमें नमक प्राप्त होता है उसे शुद्ध करने में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में। नाउ वी आर रीडिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and a chemical change। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को समझना होगा। The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties।
ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक आदि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. देखिए, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। What are the types of pure substances? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एलिमेंट्स अर्थात तत्व। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। देखिए, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए सन 1794 तक ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल है या मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे दे हैव अ लस्टर या साइन, ये चमकीली होती हैं। दे हैव सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की भी होती हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्धनीय होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। जब इनमें हम कुछ टच करते हैं तो ये आवाज़ उत्पन्न करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि धातु के उदाहरण हैं। देखिए, अब हम अधातुओं के गुण पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। देखिए, जो अधातुएं होती हैं उनके गुण हम पढ़ रहे हैं। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस और मैलिएबल, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडाइन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन एट्सेट्रा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम उपधातु या मेटेलॉइड
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स अर्थात यौगिक। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। अर्थात एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। तो आइए इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। देखिए, इसे हम क्लास में करते हैं। तो डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स and 3 ग्राम of sulfur powder in a china dish to both the groups। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में देना है। दोनों ग्रुप्स को देना है ये दोनों चीज़ें। अब जो ग्रुप फर्स्ट है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, अर्थात लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। जो समूह पहला है उसको उन दोनों को पीसकर मिलाना है। ग्रुप सेकंड, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करना है। अब ज्वाला को हटा देना है तथा मिश्रण को ठंडा होने देना है। अब समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करना है। जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है गर्म करने के बाद उसमें हम चुंबकीय गुण की जांच करेंगे। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। देखिए, इसमें हमने लोहे को मिलाया था। क्योंकि लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चूर्ण हमने बनाया है क्या ये भी आकर्षित होता है चुंबक की ओर। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन सल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। Add dilute sulfuric acid and or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं और अवलोकन को नोट करें। परफॉर्म ऑल द above steps with both the elements सेपरेटली। तो देखिए, हमें इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन। इट इज कलरलेस, odorless and combustible। It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। जो हमारा समूह 1 है उसे हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। हमने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो आइए अब हम मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स अर्थात
मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ते हैं। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिक्सचर्स इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। एंड नंबर 1 ऑफ कंपाउंड्स इज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, अर्थात इसका संगठन हम चेंज कर सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer। अर्थात संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा मैटर है। मैटर हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। देन इसे हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करेंगे। प्योर सब्सटेंस मीन्स शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर्स मीन्स मिश्रण, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, कोई नियत संगठन नहीं। जैसे मिक्सचर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ निश्चित नहीं रहता है। देखिए, जो शुद्ध पदार्थ रहते हैं उसमें क्या क्या रहता है, एलिमेंट्स रहते हैं एंड कंपाउंड्स रहते हैं। देखिए, जो एलिमेंट्स रहते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। एंड कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। अगेन एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एट्सेट्रा। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि क्या हैं, तत्व हैं। कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मेथेन, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ये सब यौगिक के हमारे उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स। देखिए, जो मिक्सचर होते हैं हमारे, वह 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। होमोजीनियस मीन्स समांगी मिश्रण एंड हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान संगठन होता है। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनका असमान संगठन होता है। अगेन होमोजीनियस, फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर एंड एल्कोहल एट्सेट्रा। जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि, ये सब हमारे समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। वो हेट्रोजीनियस, फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट
sugar and salt, wood, blood, water and oil, etc. बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि, ये सब हमारे विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। In this way, our second chapter of class 9th is completed. Thank you.